हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो आपके प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन कौन से समूह को पढ़ लिया था, क्राइसोफाइट को पढ़ लिया था, यानी डायटम्स और जो डेस्मिड है उनको पढ़ लिया था। उसके साथ हमने किसको पढ़ा था, डायनोफ्लैजिलेट को। उसके बाद किसको पढ़ा था, यूग्लिनॉइड को। ठीक है, तो तीनों के तीनों हमने प्रकाश संश्लेषी जो प्रोटिस्ट है उनको पढ़ा था। आज हम लोग जो है बाकी जो पीछे दो बचे हुए हैं, एक तो कौन सा, स्लाइम मोल्ड्स यानी औपंक कवक, और अगले कौन से, प्रोटोजोन्स, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा था, सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि सबसे पहले हमने किसको देखा था, क्राइसोफाइट। ठीक है, नंबर 2 पे किसको देखा था, डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है, नंबर 3 पे यूग्लिनॉइड। ये सारे के सारे हमने प्रकाश संश्लेषी जो प्रोटोजोन उनको देख लिया था। आज हम लोग किसको पढ़ेंगे, औपंक कवक, यानी कौन से, स्लाइम मोल्ड, और अगले कौन से हैं आपका, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों हमने देखे थे पिछली क्लास में कि भाई ये प्रकाश संश्लेषी जो है प्रोटिस्टा होते हैं, ये होते हैं अपघटकीय जो है प्रोटोजोआ, डीकंपोजर वाले हम लोग बात करते हैं, और ये होते हैं प्रोटोजोन्स जो है प्रोटिस्टा होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इससे शुरुआत करेंगे, स्लाइम मोल्ड्स की बात करेंगे। किसकी, स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, स्लाइम मोल्ड का मतलब क्या है, औपंक कवक। ठीक है, ये फाल्स फंजाई भी कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें इनके अंदर कौन कौन से लक्षण होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले तो ये मृतोपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, मृतोपजीवी, यानी सड़े गले जो भी पदार्थ हैं उनके ऊपर रहते हैं, इसको कहते हैं, अपन कह सकते हैं सैप्रोफाइटिक होते हैं। कैसे होते हैं ये, सैप्रोफाइटिक होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे की बात करें इनके अंदर कि भाई इनके अंदर विशेष रूप से किस प्रकार की संरचनाएं कैसी होती हैं। तो हमने देखा कि यहां पर मृतोपजीवी की बात करें तो इनके अंदर मैंने कह दिया, ये जो मृत जो पदार्थ है, मृत सड़े गले पदार्थों पर। अब डीकंपोजर की कैसे होता है कि भाई इनके ये क्या करते हैं, जो भी इनके पास मृत सड़ा गला पदार्थ है उनके ऊपर ये ग्रो करते हैं, एक जेली की भांति होते हैं। जेली जैसे चॉकलेट होती है ना, जेली वाली, तो फैलती रहती है, ये जेली की भांति, और ये फैलती, पानी किस प्रकार से ऊपर की ओर फैल जाता है, तो वो तरल की भांति, जेली की भांति, यानी मैंने कह दिया इस प्रकार से, ऐसे ये फैल गई। अब होता है ये एक ही कंडीशन की होती है। अब होती तो क्या है, एक कोशिकीय होती है, लेकिन इनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है। तो अनुकूल परिस्थिति, इनकी अनुकूल परिस्थिति में क्या करते हैं ये, जब अनुकूल परिस्थिति होती है, एक तो कौन सी परिस्थिति, अनुकूल, और दूसरी कौन सी होगी, प्रतिकूल। तो दोनों कंडीशन की हम लोग बात कर लेते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति की हम लोग बात करें, अनुकूल का मतलब क्या है, जब इनको फूड मिलेगा, जब फूड मिलेगा तो कौन सी परिस्थिति हो जाएगी, अनुकूल परिस्थिति। और उस अनुकूल परिस्थिति की बात हम लोग करें तो यहां पर हमने देखा कि भाई किस किस प्रकार से ये इस प्रकार से फैलते हैं। तो जेली की बात हमने कह दिया फैल गया, लेकिन इनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। मल्टी न्यूक्लिएट समझते हो, यानी बहुकेंद्रीय की स्थिति बन जाती है, और इस स्थिति क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, देखो प्रोटोजोआ के अंदर जो प्लाज्मोडियम है मलेरिया वाला, वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, वो अलग है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स की बात कर रहा हूं, यानी इनकी जो अनुकूल परिस्थितियों के अंदर क्या होते हैं, ये जो है इनकी ग्रोथ होती रहती है, और जब ग्रोथ होती रहती है तो इनकी जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन का मतलब है बहुकेंद्र की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और इस बहुकेंद्र की स्थिति क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो ये बड़े लंबे जो फीते के आकार के हो सकते हैं। कैसे होते हैं, लंबे प्लाज्मोडियम किसके आकार के हो सकते हैं, फीते के आकार के होते हैं। वो कौन सी स्थिति होगी आपकी, प्लाज्मोडियम वाली स्थिति होगी। अब अगली की हम लोग बात करें, जब इनकी प्रतिकूल परिस्थिति होती है तब, तो प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब क्या हुआ कि इनको जो फूड नहीं मिलेगा। जब फूड मिल रहा था तब तो कौन सी परिस्थिति थी, बोलो, अनुकूल परिस्थिति। जब फूड नहीं मिल रहा था तो कौन सी परिस्थिति आई, प्रतिकूल परिस्थिति थी। अब प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर जब इनमें डीकंपोजर पूरा हो गया, फूड की मैंने कह दिया फूड इनका कंप्लीट हो गया, तो अब फूड कंप्लीट होने के बाद प्रतिकूल परिस्थिति में होगा क्या कि ये क्या करेंगे, फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, फलनकाय बनाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से फलनकाय बनाते हैं।
ये फलनकाय क्या करते हैं कि भाई ये फलनकाय बनाते हैं, और अब इस प्रतिकूल परिस्थिति में जो वायु के द्वारा जो है ये फलनकाय बिखर जाती है, इसका परिकीर्णन हो जाता है और नेक्स्ट किसी ऐसे पदार्थ पर जाएगी जहां फूड होगा और वापस ग्रो करेगी। इस प्रकार से इनका जो लाइफ साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो मतलब है क्या कि भाई सबसे पहले इन दो ही चीजें याद रखनी है आपको। एक तो क्या होती है, सैप्रोफाइटिक होती है। अब सैप्रोफाइटिक होगी मतलब मृत जो सड़े गले पदार्थ है उनके ऊपर रहेगी। अब मृत सड़े गले पदार्थ के ऊपर रहेगी। उसके अलावा हमने क्या कह दिया, जब ये अनुकूल परिस्थिति होती है, किसमें, जब अनुकूल परिस्थिति होगी, फेवरेबल कंडीशन होगी, यानी फूड अवेलेबल होगा, तो उसके ऊपर फैलती जाएगी और लंबे फीते के समान संरचना बनाएगी। मल्टी न्यूक्लिएट स्थिति होगी और उस मल्टी न्यूक्लिएट स्थिति को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। जब जो फूड पूरी तरह से, जो मैंने कह दिया, फूड कंप्लीट हो गया है, अब इनकी वापस कौन सी स्थिति आई, अनफेवरेबल कंडीशन आई, प्रतिकूल परिस्थिति आई। अब प्रतिकूल परिस्थिति में क्या कर दिया इन्होंने, फ्रूटिंग बॉडी बना ली। क्या बना ली इन्होंने, फ्रूटिंग बॉडी बना ली, और ये फ्रूटिंग बॉडी क्या हो जाती है, बिखर जाती है, वायु के द्वारा दूसरी जगह चली जाती है, और जहां वापस फूड अवेलेबिलिटी होती है वहां पर क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये किसका हो गया, आपका स्लाइम वुड्स का हो गया। ठीक है, इसलिए इससे देखो ये कंडीशन पूरी है ना, फंजाई की तरह है, एज ए फंजाई है लेकिन यूनिसेलुलर है, इसलिए इस फंजाई को कहां रखा गया है, प्रोटिस्टा में रखा गया। फंजाई होती कैसी है भाई, फंजाई भी मृतोपजीवी होती है, लेकिन हमने बात क्या की कि जो फंजाई होती है ना वो बहुकोशिकीय होती है, लेकिन हम लोग यहां पे क्या बात कर रहे हैं, एक कोशिकी की बात कर। आप लोग सर इतने लंबे हो रहे हैं तो क्या कोशिका है, हाँ एक ही कोशिका है, वो सिर्फ उसमें जो केंद्र की जो अवस्था है वो मल्टी न्यूक्लिएट है, कोशिका क्या है, एक ही, इसलिए इसे फाल्स फंजाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाल्स फंजाई। ठीक है ना, यानी कूट फंजाई कह सकते हैं, कूट कवक कह सकते हैं, फाल्स फंजाई कहते हैं। किसको, स्लाइम मोल्ड्स को कहते हैं, फाल्स फंजाई। ठीक है, तो अब यहां पर अपने ये देखा जो स्लाइम मोल्ड्स। अगला हम लोग लेते हैं कौन सा, प्रोटोजुआ। हाँ, किसी ने पूछा सर यूग्लिना वाला, हाँ भाई यूग्लिना के अंदर हमने देखा था ना, तो हमने वापस एक बार रिवीजन के अंतर्गत देख लेंगे। फिर भी आपके कोई देखो यहां पर जो वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेज है उसमें थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अपन कर रहे हैं, हो सकता है उसमें एक आध कोई चीज छूट भी जाए, तो आप बता दिया करो वापस। कभी पिछली क्लास में हमने नहीं पढ़ा था, यहाँ पर आया नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। कोशिका भित्ति की आप पूछ रहे थे यूग्लिना में, तो यूग्लिना की जो कोशिका भित्ति है वो नहीं होती, उसके स्थान पर क्या होती है, पेलिकल होती है। ठीक है, क्लियर, पेलिकल की परत पाई जाती है। अब हम लोग बात करें आज के जो है टॉपिक, हमारा अगला टॉपिक कौन सा है, प्रोटोजुआ। देखो प्रोटोजुआ जो है जीवों के, जंतुओं का जो पुरातन संबंधी होता है, किसका, जंतुओं का पुरातन संबंध। यानी हम लोग जंतु एनिमल किंगडम पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर प्रोटोजुआ को पहले पढ़ा जाता है, लेकिन हम लोग यहां पे प्रोटिस्टा को पढ़ रहे हैं, उसके साथ हम लोग प्रोटोजुआ को पढ़ेंगे। अब ये जो प्रोटोजुआ है इसमें किस प्रकार के कैसे हैं, तो इसको हमने बांटा है गमन अंगों, लोकोमोशन के आधार पर, गमनांगों के आधार पर। तो प्रोटोजुआ गमनांगों के आधार पर हम लोग बात करें कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हाँ इनमें भी कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, देखो काफी सारे ऐसे हैं, हम लोग एमसीक्यूज लाएंगे, उसमें भी हम लोग क्लियर करेंगे। कुछ ऐसी भी बातें हैं जिसके अंतर्गत हम लोग क्या कर दिया, ये एमसीक्यूज क्लियर करेंगे। उस मल्टी चॉइस क्वेश्चंस है उनके अंदर, बहुविकल्पी प्रश्नों के अंदर भी हम लोग आपका जो भी छूट गया है यदि पीछे कोई, उसको भी अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो प्रोटोजुआ की बात करें तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। यदि गमन अंग कैसा हो, सूडोपोडिया हो, यानी अमीबा के अंदर जो होते हैं, तो ऐसे प्रोटोजुआ कैसे कहलाते हैं, अमीबीय प्रोटोजुआ कहलाते हैं। कौन से प्रोटोजुआ कहलाते हैं, अमीबीय प्रोटोजुआ। दूसरी हम लोग बात करें कौन सा वाला, यदि गमन अंग कैसे हो, फ्लैजिला वाले हो, कैसे हो, फ्लैजिला, तो कसाभिक या कसाभी प्रोटोजुआ कहलाएंगे। ठीक है, यदि गमन अंग मैंने कह दिया कैसे हो, सीलिया हो, यानी पक्षमाभी प्रोटोजुआ कहलाएंगे। ठीक है, और यदि गमन अंग मैंने कहा अनुपस्थित हो तो वो कैसे में आएंगे, स्पोरोजुआ के अंतर्गत आएंगे। किस में आएंगे बोलो, स्पोरोजुआ के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इनका, गमनांगों के आधार पर यदि किसमें हो, इसमें कूटपाद हो, क्या उपस्थित हो, कूटपाद। अभी रहते कहां है, ये स्वच्छ जल में भी रह सकते हैं, समुद्र में भी रह सकते हैं, नम भूमि के अंदर भी रह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अमीबा की बात करें तो कूटपाद होते हैं, सूडोपोडिया।
कूटपाद का मतलब है वास्तविक पैर नहीं होते, पैरों जैसे दिखाई देते हैं, आपको लगेगा कि ये पैर है पर ये पैर होते नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हमने बात की, ये जो है ना ये कैसा कहलाता है, ये क्या है, सूडोपोडिया होते हैं, ठीक है। तो सूडोपोडिया होते हैं, कूटपाद होते हैं। इसके अंतर्गत हमने क्या देखते हैं कि भाई यदि गमनांग कूटपादों के द्वारा होगा तो ऐसे प्रोटोजोआ कौन से कहलाएंगे, अमीबीय प्रोटोजोआ कहलाएंगे। जैसे अमीबा की बात करें हम लोग, ठीक है, ये किसी भी आकृति के अंदर आपके हो सकता है। अब अमीबा की बात करेंगे, इसके अंदर देखो अमीबा को हमने डिटेल से एक बार पढ़ना पड़ेगा कि अमीबा के अंदर किस प्रकार से, हमने देखो सेल के अंदर पढ़ा था रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका, कॉन्ट्रैक्टाइल जो है वैक्यूल पढ़ा था, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि भाई जो रिक्तिका किस प्रकार से कांटेक्ट करती है और कैसे वापस उसमें जो है फ्रेश वाटर में डालेंगे तो वापस किस प्रकार से बनेगी, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। कहां पढ़ा है, सेल के अंदर, वहां भी आपको बताया था। तो यहां पर हमने क्या देखा, कूटपाद है। इसके अलावा हमने बात कर ली, इसके अंदर क्या आते हैं, अमीबा आता है। इसके अलावा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, कौन सा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, देखो नाम से स्पष्ट है, ये परजीवी जो अमीबीय प्रोटोजोआ की हम लोग बात करें। एंट अमीबा की बात करें तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, नाम से स्पष्ट है, हिस्टो यानी उत्तक, ठीक है, और हिस्टोलॉजी उत्तक, लाइटिका यानी उसका अपघटन करना, यानी हमने कह दिया हमारे जो भी उत्तक है उनका जब अपघटन करेगा, तोड़ेगा, तो वो हिस्टोलाइटिका के अंतर्गत है, इसी के नाम पे हमने रखा है इसको, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, हमारे जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर जाके छेद कर देता है। जब इंटेस्टाइन के अंदर छेद हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि जो हमारे अंदर जो है विभिन्न टिश्यू जो है उनको नष्ट करने लग जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या, इसकी दो फॉर्मेशन होती है, एक तो कौन सी होती है, सिस्ट होती है, हालांकि इतनी डिटेल आपके नहीं आएगी लेकिन मैं बता देता हूं, एक तो सिस्ट होता है और एक कौन सा होता है, ट्रोफोजोइट कंडीशन होती है। तो संक्रमणकारी अवस्था होती है ना, कौन सी, संक्रमणकारी, वो कौन सी होती है, सिस्ट होती है, ठीक है। जैसे ये सिस्ट किसी फूड के माध्यम से या जो मैंने कह दिया मक्खी के माध्यम से हमारे शरीर में जब एंटर करता है, ठीक है, जैसे मक्खियां किसी, जैसे मैंने कह दिया स्टूल है यानी मल त्यागा है, उसके ऊपर मक्खियां बैठी और वही मक्खियां कहां चली गई, फूड के ऊपर, और वो फूड हमने खाया है तो उसका सिस्ट हमारे अंदर चला गया। अब वो सिस्ट जो है वो अपनी ग्रोथ करेगा और कौन सी कंडीशन में चेंज होगा, वो ट्रोफोजोइट कंडीशन में चेंज होगा, ठीक है। अब ये जो ट्रोफोजोइट कंडीशन है ग्रोथ करती जाएगी और उसके बाद जो हमारे जो हाथों के अंदर छेद वगैरह करना, ये सारा का सारा किसमें है, ट्रोफोजोइट कंडीशन के अंतर्गत आता है। अब जैसे ये वापस इसमें स्टूल त्यागा तो वो जो ट्रोफोजोइट की कंडीशन वापस किसमें बदल गई, सिस्ट के अंदर, और ये सिस्ट वहां पे पड़ा रहता है। तभी तो हमने देखा स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन की बात हम लोग करें, खुले में शौच नहीं करना। तो खुले के अंदर किस प्रकार से हमने कह दिया भाई क्यों स्वच्छ भारत मिशन को लाया गया, किस प्रकार से लाया गया, तो खुले में शौच नहीं करना, उसके लिए हमने कहा क्यों नहीं करना कि मिट्टी के अंदर ये सिस्ट है जो पड़े रहते हैं। जब मिट्टी के अंदर सिस्ट पड़े रहेंगे तो यानी कम से कम ये लगभग 12 दिन तक और ड्राई जो है सूखे में भी जीवित रह सकते हैं, 50 डिग्री टेम्परेचर तक भी जीवित रह सकते हैं। तो वापस उसके अंदर कोई भी सब्जियां वगैरह हम लोग खाते हैं तो उसको अच्छे से धोना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर कोई सिस्ट है तो वो अपने अंदर चला गया तो संक्रमणकारी स्थिति होगी, हमारे को संक्रमित कर लेगा और अंदर ट्रोफोजोइट बना लेगा और उत्तकों का अपघटन शुरू कर देगा, आंतों के अंदर छेद हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे दस्त लगना वगैरह सारा का, ये ह्यूमन डिजीज के अंदर हम लोग अलग से पढ़ेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी डिटेल है इसकी, ठीक है। तो ये तो हमने किसमें पढ़ा, आपका अमीबीय प्रोटोजोआ के अंदर। अगली बात करें कौन सी, कसाभिक प्रोटोजोआ, यानी नाम से स्पष्ट है फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला होगा, ऐसे प्रोटोजोआ जिसमें क्या होगा, फ्लैजिला होगा, ठीक है। जब फ्लैजिला वाले होंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कहेंगे। और इसकी हम लोग बात करें, एक जो है उदाहरण आपको देता हूं, कौन सा, ट्रिप्नोसोमा, ट्रिपेनोसोमा है। ये क्या होता है, ट्रिपेनोसोमा है वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होता है। और अफ्रीका के अंदर आपको सबसे बड़ा जो रोग देखने को मिलता है वो है स्लीपिंग सिकनेस। कौन सी, स्लीपिंग सिकनेस, जो हिंदी में कहते हैं इससे निंद्रालु व्याधि। तो स्लीपिंग सिकनेस जो देखने को मिलती है वो किसके द्वारा होती है, ट्रिप्नोसोमा के द्वारा होती है, ठीक है। और इसकी वहां क्या है, सीसी फ्लाई है। कौन सी फ्लाई, सीसी फ्लाई, ठीक है। तो ये जो सीसी फ्लाई है उसकी
उसके द्वारा ट्रिपनोसोमा यदि एंटर कर जाता है तो स्लीपिंग सिकनेस आ जाती है, व्यक्ति नींद लेता रहता है, 24 घंटे में 20-20 घंटे सोते रहता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो सोता ही रहता है। ठीक है ना, तो यहां पर हमने क्या कह दिया, स्लीपिंग सिकनेस की बात करें किसमें, ट्रिपनोसोमा की। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या है, लोकोमोशन, देखो गमन अंगों के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, फ्लैजिला। अगली बात करें किसमें, पक्षमाप यानी सीलिया होंगे, हजारों के संख्या में सीलिया होंगे। इसका उदाहरण आपको याद रखना, कौन सा, पैरामीशियम। देखो ये सारे के सारे सीलिया क्या होते हैं, फ्लैजिला क्या होते हैं, हमने सेल वाले जो टॉपिक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, उसके अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा। ठीक है, तो सीलिया पाए जाएंगे। पैरामीशियम की बात करें, इसमें गलत होगा, जिसके द्वारा भोजन को इंजेक्शन किया। देखो भोजन को इंजेक्शन करते हैं ना, तभी तो ये जो प्रोटोजोन जो होते हैं ना, एनिमल से, हमने कह दिया एनिमल से संबंधी होते हैं, पुरातन संबंध दर्शाते हैं। ठीक है, और लास्ट कौन सा है, स्पोरोजोआ, जिसमें गमन अंग नहीं पाए जाते हैं, स्पोर के द्वारा होते हैं। तो संक्रमणकारी जो अवस्था होती है, संक्रमणकारी अवस्था, संक्रमणकारी अवस्था कौन सी होती है, बीजाणु होते हैं। कौन होते हैं, बीजाणु यानी स्पोर। और इसमें एक फैब्रिक जो आपको बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो कौन सा याद रखना है, प्लाज्मोडियम। कौन सा याद रखना है, प्लाज्मोडियम। स्पोरोजोआ के अंदर आपको एक एग्जांपल याद रखना है, वो कौन सा है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, और ये प्लाज्मोडियम वही है, कौन सा वाला, मलेरिया, जो कौन सा रोग उत्पन्न करता है, मलेरिया उत्पन्न करता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम और मलेरिया, इनका जीवन चक्र हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर। फिर भी यहां पे आप देख लो कि भाई जो स्पोरोजोआ, स्पोर होंगे, संक्रमणकारी अवस्था कौन सी होगी इनकी, बीजाणु होगी। ठीक है ना, तो ये हमने क्या देखा कि भाई यहां पर आपने देखा कि प्रोटोजोआ को गमन के आधार पर, यानी यदि कूटपात होंगे तो हमें भी होगा, यदि फ्लैजिला होगा तो कसाबी यानी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होंगे, और यदि सीलिया होगा तो सीलेटेड प्रोटोजोन्स होंगे, और लास्ट कौन सा, जिसमें संक्रमणकारी अवस्था स्पोर होंगे, बीजाणु होंगे, तो कौन किस में आएंगे, स्पोरोजोआ। तो ये हमने किस में पढ़ा है, प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ा है। तो प्रोटिस्टा के अंदर हमने कौन कौन से पढ़े, शुरुआत से मेरे को बताइएगा। सबसे पहले कौन सा हमको पढ़ा, क्राइसोफाइट पढ़ा, उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा, डायनोफ्लैजिलेट पढ़ा, डायनोफ्लैजिलेट के बाद में कौन सा पढ़ा, यूग्लिनाइट पढ़ा। ठीक है, ये सारे के सारे कैसे थे, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट थे। ठीक है, यूग्लिना में एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी। क्यों, पादपों के समान जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं, उच्च पादपों के समान। ठीक है, उसके बाद यूग्लिनाइट के बाद हमने सैप्रोफाइटिक जो पढ़े, यानी स्लाइम मोल्ड्स पढ़े, औपंख पढ़े, औपंख कवक, सॉरी फाल्स जो फंजाई कहते हैं, और उसके बाद हमने किसको पढ़ा, आज प्रोटोजोन्स को पढ़ा। ठीक है, तो आज ये हमारा जो प्रोटोजोआ का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है फंजाई को लेंगे। थैंक यू।